कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश व्यापी जिला स्तरीय मुख्यालयों पर आम कांग्रेस का प्रदर्शन है। देश में नोटबंदी को लेकर के जिस प्रकार की एक आर्थिक इमरजेंसी लग गई है और लोग बेहाल हैं, परेशान हैं, हर जाति वर्ग का, हर आयु वर्ग का, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या कृषक, क्या मजदूर, क्या व्यापारी, क्या उद्योगपति, जिसको लें वो इस नोटबंदी के बाद से परेशान है, बेहाल है। 50% रोजगार देश के अंदर घट चुके हैं। 50% औद्योगिक प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे बंद पड़े हुए हैं। लोगों की गाढ़े खून पसीने की कमाई बैंकों के अंदर जमा हो गई, मगर आज वो अपने इलाज के लिए अगर इलाज के लिए पैसा चाहिए तो वो मोहताज है। बैंकों के अंदर लाइन के अंदर महिलाओं के जापे हो रहे हैं, आदमी की मौत हो रही है और ये सरकार मौन धारण करे हुए बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मूडी हो गए, अपने मूड से देश को और संस्थाओं को चला रहे हैं। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला कि आरबीआई में किसी भी चुनी हुई सरकार ने उसके रोजमर्रा की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करा हो, मगर यहाँ रोज सरकार गाइडलाइन देती है आरबीआई को और आरबीआई उन निर्देशों के तहत रोज एक नया नियम बना देती है, रोज एक नई प्रेस विज्ञप्ति भेज देती है, रोज एक नया सर्कुलर बैंकों को भेज देती है। 50 दिन के अंदर 120 सर्कुलर विज्ञप्तियां और निर्देश जो है आरबीआई ने दिए हैं। ये इस बात को स्पष्ट बताता है कि सरकार ने नोटबंदी करने से पहले होमवर्क नहीं किया, आरबीआई को किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। क्या अव्यवस्थाएं हो सकती हैं, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, इनको किसी को भी सरकार ने मंथन करते वक्त ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने मूड हुआ, 8 तारीख को इनका भी सरनेम बदला है। नोटबंदी के साथ ये नरेंद्र मोदी हो गए और अपने मूड के साथ इन्होंने 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए। आरबीआई को अपने बस में कर रखा है, आरबीआई को पूरा नियंत्रण में कर रखा है। लोकतंत्र के इतिहास का ये पहला उदाहरण है कि आरबीआई को कोऑर्डिनेट करने के लिए वित्त मंत्रालय ने डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अपना एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी को डेप्यूट किया आरबीआई के अंदर और वो सरकार की मंशाओं को वहां से लागू करवा रहा है। तो ये छेड़छाड़, संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ बहुत बड़ी घटना है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। आप देखिए, आरबीआई ही हमारी मौद्रिक नीति को तय करती है, नियंत्रित करती है, मगर आज वो सरकार की मंशा को तय करा रही है। ये इतना बड़ा धोखा है देश के लोगों के साथ। बैंकिंग व्यवस्था से आम आदमी का विश्वास उठ जाएगा। वो सोचेगा कि मैं बैंक में पैसा जमा कराऊं या नहीं कराऊं। पैसे पर लिमिटेशन लगाने का आरबीआई को कोई अधिकार नहीं है। आरबीआई का एक्ट अलग है, उसके सारे क्लॉजों को आप देख लो, किसी भी क्लॉज के अंदर आप लिमिटेशन लगाने की कोई उसके अंदर प्रोविजन नहीं है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कोर्ट में जा सकती है आरबीआई? कोर्ट के अंदर जाने के लिए लोग गए हुए हैं। मैंने यही तो कहा कि कोर्ट बाकी कई चीजों के ऊपर कॉग्निजेंस, सेल्फ कॉग्निजेंस लेती है। इस मसले में कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया जा रहा? प्रधानमंत्री भाषणों से धमका रहे हैं देशवासियों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को। कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी को धमकाता है तो भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के। इस प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पूरे देश को धमका रखा। लोगों के पास में पैसा नहीं है, उनका पैसा उनके पास में नहीं है। ऐसा किसने सोचा था? 15.4 लाख करोड़ रुपए की मुद्रा थी, 14.9 लाख करोड़ रुपया बैंक के अंदर जमा हो गया। तो फिर काला धन था कहां? कौन सा काले धन को ढूंढने के अंदर मोदी जी और उनकी सरकार लगी हुई थी? देशवासियों को यह जानने का अधिकार है, वो बताएं देश को कि कितना काला धन आया, और या उस चौराहे का भी पता बताएं जहां पर वो ये बताना चाहते हैं कि हमने इतना करोड़ काला धन, वो तो करोड़ों रुपया काला धन की बात कर रहे थे। उनके भाषणों को अगर आप उठा करके देख लो तो उन्होंने हमेशा भाषण के अंदर कहा चुनावों के दौरान, स्विस बैंक के अंदर पैसा जमा है, विदेशों के अंदर पैसा जमा है। तो क्या भारत विदेश हो गया? क्या भारत के बैंक स्विस बैंक हो गए जिनके ऊपर आपने जो है अपना मन थोप दिया, अपना मूड थोप दिया? ये तमाम बातें हैं जो जनता चाहती है
कि आप हमें अब बताओ, 57वां दिन है, अब तो बताएं कि सरकार की नोटबंदी के फैसले के बाद में कितना काला धन पकड़ में आया और वो काला धन से गरीब कल्याण कोष के अंदर कितनी गरीब कल्याण की योजनाएं बनाना चाहते हैं।